हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम के लर्निंग टिप्स चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे एमपी पटवारी परीक्षा 2023 में कि गत वर्षों में हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते थे उनमें से हम 25 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न यूट्यूब पर डालें वे आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले समझेंगे कि इस वीडियो में कुल टोटल हम 25 प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है और बिल्कुल भी एक भी सेकंड स्किप करके नहीं देखना है। दोस्तों, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस उत्तर का व्याख्या किस प्रकार से किया गया है, इसलिए आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मतलब इस प्रश्न में पूछा गया है कि संयोग जो शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सम। जैसे हम संयोग का संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन योग बनेगा, तो इसमें सम क्या है, उपसर्ग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सम, मतलब ए नंबर। ठीक, इसका ए नंबर उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो इसमें पहला नंबर है विनीत, अनुदात, तीसरा नंबर है अशक्त और डी नंबर है कृपण। तो इसमें ये पूछा गया कि उदार शब्द का विलोम क्या है। तो उदार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, कृपण। और विनीत शब्द का उदत्त, और अशक्त शब्द का अनासक्त, और कृपण का हो जाएगा उदार। मतलब कि उदार और कृपण एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर डी नंबर हो जाएगा। मतलब उदार का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, कृपण। फिर उसके बाद है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। मतलब जो शब्द प्रत्येक है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो प्रत्येक में ए नंबर में प्रा है, बी नंबर में प्रति, सी नंबर में एक, डी नंबर में इक। तो इसमें प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है, और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले, प्रत्येक में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो भी किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ का बोध करवाते हैं। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति धन एक। तो प्रति देखते हैं किस नंबर पे है, बी नंबर पे है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें यह देखना है कि जो शब्द लिखे हैं उसका शुद्ध उच्चारण किस शब्द से होगा। तो ए नंबर को अगर आप पढ़ेंगे तो ए नंबर क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट, और बी नंबर उत्कृष्ट, और सी नंबर उत्कृष्ट, और डी नंबर उत्कृष्ट। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि जो उत्कृष्ट है उसको सही वर्तनी में किस प्रकार यूज किया जाता है। तो उत्कृष्ट जो इसका ए नंबर है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये उत्कृष्ट सही कहलाएगा। ठीक, फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। इसमें ए नंबर में है ई, बी नंबर में आ, सी नंबर में औ, डी नंबर में ए। तो कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालव्य दोनों से मिलकर जिस स्वर का उच्चारण किया जाता हो तो क्या कहलाते हैं, स्वर कंठ तालव्य। तो ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय कंठ तालव्य का प्रयोग हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी नंबर।
फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं खालिस्तान। तो ए नंबर क्या है, निर्नुनासिक स्वर। दूसरा है अनुनासिक स्वर। सी नंबर मौखिक स्वर। डी नंबर लुंठित स्वर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुनासिक स्वर, कि जिस शब्द का उच्चारण करते समय हवा नाक से भी निकलती, मतलब जब हम किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो हवा मुंह से भी और नाक से भी निकलती है, तो ऐसे स्वर क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर। तो इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द मतलब इसमें से जो शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द है जिसका हम उच्चारण करेंगे तो सही आएगा। तो पहला है पदार्थ, बी नंबर है पदार्थ, सी नंबर है पदार्थ और डी नंबर है पदार्थ। तो इसमें जो पदार्थ होता है दोस्तों, आप लोग को तो याद ही होगा कि जब पदार्थ का उच्चारण करते हैं तो पदार्थ होता है। तो इसमें शब्द में देखें कि पदार्थ कहाँ पे लिखा है, तो 82 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी में क्या है, पदार्थ। तो इसका पदार्थ ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है 83 नंबर का क्वेश्चन है, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। मतलब जो अब व्यंजन है उनमें से जो टा वर्ग होता है, टा ठा डा ढा ड़ा, तो वे किस वर्ग में आएंगे, उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है यह। तो जो कंठ में होते हैं तो का खा गा घा और अंग आते हैं, और तालव्य वर्ग में चा छा जा झा अंगा, और मूर्धन्य टा ठा डा ढा ड़ा, और दंत में कौन कौन से आते हैं, ता था दा धा ना। तो टा वर्ग जो होता है वो कौन से ध्वनि में आता है, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ, दंत, ओष्ठ है। तो टा मैं भी बताऊँ आपको कि मूर्धन्य की जो स्वर इकाई होती है उसमें टा ठा डा ढा ड़ा आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, मूर्धन्य स्वर की जो तालिका होती है उसमें टा ठा डा ढा ड़ा ये वाले वर्ण आते हैं। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब ये जो वाक्य दिया गया है इसमें जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसमें कौन से शब्द का प्रयोग होगा। जैसे है राम खूब कसरत करता है, वह बलवान बन जाए। तो इसमें इस वाक्य में ऐसे कौन से शब्द का प्रयोग किया जाए ताकि इस वाक्य का सही सही उत्तर या फिर व्याख्या समझ में आ जाए। तो इसमें हम अगर क्योंकि शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, राम खूब कसरत करता है क्योंकि वह बलवान बन जाए। तो ये जो शब्द है इस वाक्य में प्रयुक्त नहीं होगा। फिर बी नंबर इसलिए, डी नंबर ताकि। अगर ताकि शब्द इसमें जोड़ दिया जाए तो राम खूब कसरत करता है ताकि वह बलवान पहलवान बन जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, ताकि। ये सी नंबर। सी नंबर अगर हम इसका यूज करेंगे तो राम खूब कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो पहला शब्द क्या है, निष्फल, निश्चल, कपटी और धूर्त। तो जो छली है, छली का विलोम क्या हो जाएगा, निश्चल, और निष्फल का क्या हो जाएगा, फल, कपटी का निष्कपट, धूर्त का भद्र। तो इसमें छली का विलोम क्या हो जाएगा, निश्चल। तो निश्चल किस नंबर पे है, बी नंबर पे। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दाहिना हाथ होना, मतलब कि ये जो मुहावरा दिया गया है दाहिना हाथ होना, तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं ए बी सी डी में
धोखा देना, दुश्मन होना, बहुत सहायक होना, चापलूसी करना। तो इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो दाहिना होना, दाहिना हाथ होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो? तो इसमें से दाहिना हाथ होना का मतलब होता है बहुत सहायक होना, और फिर अंधा बनाना, धोखा देना, और अंगूठे चूमना मतलब चापलूसी करना, और आंखों की किरकिरी होना क्या कहलाता है? दुश्मन होना। तो इसमें जो दाहिना हाथ होना ये किस शब्द का मुहावरा हो जाएगा? बहुत सहायक होना। ठीक, तो बहुत सहायक होना किस नंबर पे है? सी नंबर पे है। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब जो ये वाक्य दिया गया है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, मतलब किसी के पीछे पीछे चलने वाला कौन कहलाता है? तो ए नंबर में क्या है? आगामी, दूसरा है प्रतिगामी, सी है अनुरागी, और डी है अनुगामी। तो इस प्रश्न में हम समझेंगे कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी, और विपरीत दिशा में चलने वाला क्या कहलाता है? प्रतिगामी, और जो भविष्य में आने वाला हो, मतलब जो भविष्य काल में आने वाला हो, जिसकी संभावना हो कि वो आ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? आगामी। तो इसमें आगामी में क्या है? जो भविष्य में आने वाला हो। इस शब्द में क्या पूछा गया है कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला, तो किसी के पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी। तो अनुगामी इसमें किस नंबर पे दिया गया है? डी नंबर पे। तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनंत किसका पर्यायवाची है? तो इसमें ए नंबर में है आकाश, बी नंबर में है समुद्र, और सी नंबर में है देव, और डी नंबर में है पर्वत। तो हम समझेंगे कि पर्वत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो पर्वत का पर्यायवाची होता है अचल, महीधर, भूधर, तुंग, धरा। ठीक, फिर उसके बाद है देव। तो देव के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं हम समझेंगे। अमर, निर्जर, विबुध, त्रिदश, गिरवाड़। और समुद्र का पर्यायवाची क्या है? सागर, जलधि, रत्नागर, वारिधि। और अनंत का पर्यायवाची हम देखेंगे तो आकाश, नभ, गगन, अंबर। इस प्रकार से तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनंत। तो अनंत का पर्यायवाची हो जाएगा आकाश। मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिसका अर्थ भी सेम होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर में क्या है? आकाश। मतलब कि अनंत का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश होता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन, धार्मिक में प्रत्यय है। तो दोस्तों हम प्रत्यय सभी कोई जानते होंगे कि वही शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर किसी शब्द के अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे धार्मिक है, तो धार्मिक में एक मूल शब्द होना चाहिए। तो धार्मिक में मूल शब्द क्या हो जाएगा? धर्म। और धर्म धन इक क्या हो जाएगा? धार्मिक। तो इसमें इक प्रत्यय, इक मतलब बाद में लगा है, तो धार्मिक में इक बाद में लगा है, तो क्या शब्द बना है? धार्मिक। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इक, इक प्रत्यय है, जो किसी शब्द के बाद में लगे वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? मतलब जो शब्द दिए गए हैं इनमें से वे कौन से शब्द हैं जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से पहला है अम्बुद, बी है पारावार, अर्वण, और डी नंबर है पयोधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि समुद्र का पर्यायवाची पारावार भी होता है, अर्णव भी होता है, और पयोधी भी होता है, लेकिन अम्बुद नहीं होता। क्यों? क्योंकि अम्बुद शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह बादल का पर्यायवाची है। क्योंकि बादल का पर्यायवाची क्या होता है? अम्बुद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बुद। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए
गोद लिया पुत्र, मतलब जो वाक्य दिया गया है इसके लिए एक शब्द क्या कहलाएगा? तो गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दत्तक। मतलब ए नंबर में क्या लिखा है? दत्तक। तो गोद लिया पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक कहलाता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद है, नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो निगाह से परे हो। मतलब ये जो वाक्यांश दिया गया है उनमें से जो निगाह से परे हो, इसका एक वाक्य क्या कहलाएगा? इसमें से जो दिया है प्रत्यक्ष, निगाहहीन, निगहबान और परोक्ष। तो इसका उत्तर हम अच्छे समझेंगे कि जो निगाह से परे हो उसे क्या बोलते हैं? परोक्ष कहते हैं। जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जिसे हम सीधा देख सकें, खुद देख सकें, वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कहलाता है। फिर उसके बाद है, निगरानी करने वाला निगहबान कहलाता है। जो पहरा देने वाला हो उसे क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। तो इसमें से हम समझेंगे कि जो निगाह से परे हो वो क्या कहलाता है? परोक्ष कहलाता है। तो इसमें से परोक्ष कौन से नंबर पे है? डी नंबर में है। तो इस प्रश्न का डी नंबर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है? परोक्ष जो है, जो निगाह से परे हो उसे क्या बोलते हैं? परोक्ष बोलते हैं। ठीक। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, रिक्त स्थान के पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। मतलब कि इसमें से कौन से शब्द हैं जो इस वाक्य को पूरा करते हुए इस शब्द के अर्थ का बोध करवाएंगे कि भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो इसमें जो उज्ज्वल है और उजला, कलंकी, अंधेरे, तो अगर सी नंबर आप लेंगे तो भविष्य की ओर बढ़ाना चाहिए, अंधेरे भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये फिर मनुष्य के जीवन के लिए क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा कि कोई भी मनुष्य नहीं चाहेगा कि हम अंधेरे की ओर जाएं। तो इस वाक्य में अगर हम डी नंबर यूज करेंगे कि उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, तो ये सटीक उत्तर हो जाएगा। तो इसका डी नंबर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, इस वाक्य को अगर इस शब्द से पूरा करते हैं तो ये वाक्य हमारी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा और इसका सही अर्थ भी बोध हो जाएगा। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पहला है गुण स्वर संधि, बी है अयादि स्वर संधि, सी है वृद्धि स्वर संधि, डी है यण स्वर संधि। तो इसमें पो धन अन में कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि स्वर संधि। मतलब कि अयादि स्वर संधि में क्या क्या होता है? ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का क्या हो जाता है? आय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो इसमें क्या है कि पो धन अन है, मतलब पो ओ है तो ओ का क्या हो जाता है? आव हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि हो जाएगी। आप तो स्वर संधि पूरी तरह से समझे होंगे। अगर आपको स्वर संधि अच्छे से पढ़ना हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम इससे भी संबंधित एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको संधि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन 95 नंबर में है, अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा। इसमें यह बताना है कि जो अभीष्ट शब्द है इसका संधि विच्छेद, मतलब जब संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से शब्द बनेगा। तो पहला है अभिधन इष्ट, बी नंबर है अभिधन इष्ट और सी नंबर है अभिधन इष्ट और डी नंबर है अभिधन इष्ट। तो संधि विच्छेद में हम जानते हैं कि ई और ई बनकर क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों क्या है? ई। अभी में क्या है? डी नंबर अगर समझें तो अभी में ई है और दूसरे में ईस्ट है तो ई है। तो दो स्वर के मेल से इसमें क्या हुआ है? संधि का विच्छेद हुआ है। तो संधि विच्छेद में स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? जब समान स्वर वर्णों का मेल होता है तो उसमें क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। इसमें क्या है? संधि विच्छेद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार में सबसे पहले जो होता है दीर्घ स्वर संधि होता है। उसमें आ या फिर छोटी मात्राओं का मेल होने पर क्या होता है? दीर्घ मात्राओं का प्रयोग होता है।
तो उसमें क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। तो अभीष्ट में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभिधन इष्ट। तो अभिधन इष्ट क्या हो गया, डी नंबर में है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अभिधन इष्ट। फिर उसके बाद है अगला, कला प्रवीण में कौन सा समास है। तो समास की परिभाषा तो आप लोग जानते होंगे कि जब दो शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो इसका अगर समास विग्रह करके देखें तो कला प्रवीण में तत्पुरुष समास है, ठीक, क्योंकि इसका जो समास विग्रह हो क्या हो जाए, कला में प्रवीण मतलब कला में सबसे अच्छा, प्रवीण मतलब होता है प्रयुक्त, पूरी तरह से नॉलेज रखने वाला, कला के आधार पर जो अच्छे से नॉलेज रखता हो उसे क्या बोलते हैं, कला प्रवीण बोलते हैं। तो इसमें इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो कला में प्रवीण, तो इसमें में क्या है, कारक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, तो में कौन सा उपसर्ग होता है, उपसर्ग बोल रहा हूँ सॉरी, इसमें कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं आप शायद जानते भी होंगे, अगर ना जानते हो तो आप हमारे चैनल में जुड़कर कारक की भी वीडियो देख लेंगे ताकि आपको कारक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसमें बी नंबर में क्या है, तत्पुरुष समास। तो कला प्रवीण में कौन समास है, तत्पुरुष समास है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 97 नंबर में है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, पहला है रति, बी है क्रोध, फिर हास, फिर विस्मय। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। तो रति किस में, ए नंबर में है, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो पहला है अनुभाव, बी है विभाव, सी है संचारी भाव और डी है स्थायी भाव। तो इसमें हम समझेंगे कि स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, मतलब जिस भी में स्थायी भाव परिपक्व रूप से हो, मतलब हर एक रस का एक स्थायी भाव हो, तो उसी को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो स्थायी भाव, इसका क्या हो जाएगा, स्थायी भाव किसमें है, डी नंबर में है, तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संदेह, ठीक, संदेह बोधक अलंकार हो जाएगा। मतलब जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ अंतर्धानास अलंकार होता है। जैसे जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सी नंबर में क्या है, अर्थांतरन्यास अलंकार, ठीक, इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है जो कि कई बार प्रश्न में पूछा गया है और परीक्षाओं में आया है, ठीक। दोस्तों फिर इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे है, इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन करें। मतलब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस अलंकार को इसमें बताना है। मतलब इसमें पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, सी है यमक और डी है श्लेष अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, सी नंबर यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक। मतलब जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस पंक्ति में क्या है, यमक अलंकार है। जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है, मतलब जेते तुम तारे और तेते नभ में न तारे, मतलब इसमें कौन कौन शब्द, तारे और ये तारे। जब किसी भी वाक्य में, किसी भी पंक्ति में दो शब्द का प्रयोग बार बार हो तो उसमें क्या होता है, यमक अलंकार होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
फिर उसके बाद क्या है कि अलग अलग होते हैं, तब वहाँ क्या होता है, एमक अलंकार होता है। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे बोर मंदिर के अंदर रहने वाली। ठीक, इसमें ऊंचे ऊंचे शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे कि हिंदी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग को ध्यान से वीडियो देखना है और सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से समझ लेना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपकी मेहनत एक अच्छे रंग लाए और आप भी सिलेक्शन के पात्र बने।